तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ पर्टिकुलर लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस को लेकर के, जिसमें कि हमने ये देखे थे लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेशन प्रोपोर्शन, और हमने ये भी देखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। हमने कुछ डाउट्स भी क्लियर किए थे जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को लेकर के बहुत सारे डाउट्स मन में चल रहे थे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी। जॉन डाल्टन एक अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में हमें अपनी एक पोस्टुलेट बना करके दी, अपनी एक थ्योरी बना करके दी, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी जॉन डाल्टन, अगर हम बात करें इनकी थ्योरी जो थी, विच एक्टेड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव टू लॉज। जो लॉज हमने पढ़े हैं लास्ट क्लासेस में, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उन दोनों के ऊपर इन्होंने अपनी कुछ एक्सप्लेनेशन दी। एज पर द थ्योरी, ऑल मैटर वेदर इट इज़ एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। डाल्टन ने चीटिंग कर ली। डाल्टन ने वही चीज़ फिर से बता दी जो पहले ही डिमित्री ने बता दी थी, जो पहले ही डेमोक्राइटस ने बता दी थी। डेमोक्राइटस ने भी कहा था कि हर मटेरियल, हर कंपाउंड, हर एलिमेंट या कोई भी चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी है। तो ये जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने अपना दिमाग चलाया और ये चीटिंग करके साइंटिस्ट बन गए। इन्होंने भी वही चीज़ कह दी कि भाई जितने भी मटेरियल हैं, कि मैंने उन दोनों लॉज को डीपली स्टडी की, जो दोनों लॉज डेमोक्राइटस ने पहले से ही हमें बता दिए थे। किसके बारे में? एक तो कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि मैंने उन दोनों लॉज को बहुत डीप स्टडी किया और उसके बाद मैं अपने एक रिजल्ट पर पहुंचा हूँ कि चाहे कोई भी मटेरियल हो, एटम हो, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, वो किससे बने हैं? एटम से ही बने हैं। अब इतना कहने के बाद जॉन डाल्टन हो गए फेमस। जॉन डाल्टन की थ्योरी को कंसीडर किया जाने लगा। इनसे पूछा कि तुमने स्टडी करी तो तुमने जो पोस्टुलेट्स निकाले हैं वो पोस्टुलेट्स हमें लिख करके दे दो, ताकि हम उन पोस्टुलेट्स पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, उन पोस्टुलेट्स को हम आगे पढ़ सकें। तो जॉन डाल्टन खुश हो गए। जॉन डाल्टन ने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपने बताए हुए पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में लिख करके भेज देता हूँ। इन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स लिख दिए। पहला पॉइंट इन्होंने लिखा कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब बताओ इसमें क्या नया इन्होंने बताया? सब कुछ तो डेमोक्राइटस पहले ही बता चुका था कि जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं उन्हीं से मिलकर के क्या बना होता है? कोई भी मटेरियल बना होता है, जो कि इनडिविजिबल है, यानी कि नॉन डिविजिबल है, उनको हम तोड़ भी नहीं सकते। जॉन डाल्टन ने वही वाली बात दोबारा बता दी कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। अब यहाँ पे भी कुछ नया नहीं बताया, यहाँ पे भी कुछ नया नहीं बताया। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब बताओ, दोनों जो लाइन ऊपर वाली हैं उन्हीं का एक कंसिक्वेंस रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना है, तोड़े नहीं जा सकते। तो इन्होंने एक नई चीज़ और जोड़ दी कि हम एटम को बना भी नहीं सकते और एटम को ख़त्म भी नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये निकाल दिया, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर। हाँ, अब इन्होंने जब स्टडी करी तो इन्होंने एक चीज़ कंफर्म की कि मैंने अगर कोई भी मटेरियल को देखा, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक मटेरियल है, ये छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो ये जो जितने भी एटम्स हैं वो सारे सेम रहेंगे, उन एटम्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एटम्स बिल्कुल क्या रहने वाले हैं? एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे नई बता दी कि एवरी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर। जैसे मैं अगर सोडियम एलिमेंट की बात करता हूँ, तो सोडियम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, कॉमन होंगे, सिमिलर होंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर। बताओ, उसी बात की जस्ट अपोजिट बात कह दी कि अगर मैं अलग अलग एलिमेंट ले लूँ, मान लीजिए सपोज मैंने कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, अरे जब हम एटम एलिमेंट ही अलग अलग ले रहे हैं तो उनके एलिमेंट भी अलग अलग होंगे। अगर हम गाड़ियाँ देखें तो हुंडई की गाड़ी अलग है, होंडा की गाड़ी अलग है, टाटा की गाड़ी अलग है। जब कंपनी ही अलग हो गई तो उनका मटीरियल भी तो अलग अलग होगा, कुछ नया तो है नहीं इसमें। ये पॉइंट इन्होंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे हमने एक बेसिक एग्जांपल की बात करी, H2O। अब ये जो H2O है ये हाइड्रोजन के 2 नंबर से और ऑक्सीजन के 1 नंबर से बना है। क्लियर हो रही है बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर मस्ट बी रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। इन्होंने ये चीज़ भी बता दी।
लास्ट इन्होंने कहा कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ द एटम्स आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। ये नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। यहाँ पर भी इन्होंने चीटिंग करी, पहले कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया, फिर उन्होंने एटम को फॉलो किया, फिर उन्होंने कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ को फॉलो किया। कि कांस्टेंट लॉ क्या कहता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, आप वाटर के कितने भी मॉलिक्यूल बना लें, आप किसी कंपाउंड के कितने भी मॉलिक्यूल बना लें, एटम्स का जो रेशो है वो सेम रहेगा। जैसे वाटर में कितना होता है 1:8 का होता है, तो वो 1:8 ही रहेगा, चाहे आप 1 लाख मॉलिक्यूल बनाएं, चाहे आप 1 करोड़ मॉलिक्यूल बनाएं। तो यही सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, चीटिंग करते हुए ये आगे बढ़ते चले गए और अपने कुछ पोस्टुलेट्स इन्होंने बना दिए। एग्जामिनेशन में यहाँ से 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम में कहेगा कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो दीज आर द कॉमन पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो एटम के बारे में जॉन डाल्टन अपनी एक्सप्लेनेशन दे करके गए। अब ये जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, इन्होंने सबसे पहला पॉइंट उठाया कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज एटम। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। तो इन्होंने ये देखा, ये एक आयरन रोड ले ली, इस आयरन रोड को इन्होंने ब्रेक किया, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। इन्होंने फिर इसके दोनों पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया, ये फिर से ब्रेक हो गए। इन्होंने फिर छोटे पार्ट्स को ब्रेक किया, ये फिर से ब्रेक हो गए। इन्होंने फिर छोटे वाले पार्ट्स को ब्रेक किया, ये फिर से ब्रेक हो गए। अब इन्होंने ये जो पार्ट्स बनाए थे इसको फिर से ब्रेक किया, ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इन्होंने और भी ज़्यादा क्रश किया, और भी ज़्यादा ग्राइंड किया, तो ये और भी ज़्यादा छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। लेकिन यहाँ आकर के ये डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी को खो चुके थे, अब इसके बाद ये इनको डिवाइड नहीं कर पाए। तो जो लीस्ट स्टेज आई किसी मटेरियल की टूटने की या ब्रेक होने की, उस स्टेज को इन्होंने नाम दिया किसका, एटम का। किस पर्टिकुलर स्टेज को कहा, जहाँ पे आकर के ये पार्टिकल्स ब्रेक होना बंद हो गए, दिस इज़ नोन एज एटम। तो इन्होंने इसीलिए कहा कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज द एटम। अब हमेशा एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जब कभी भी कोई एक थ्योरी या कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका कुछ ड्रॉबैक भी होता है, उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जब फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कुछ नुकसान निकालने शुरू कर दिए अदर साइंटिस्ट ने। कुछ अदर साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनको हम यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं या फिर उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उनसे पूछा गया बताओ क्या ड्रॉबैक है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक जो बताया गया, उन्होंने ये बताया कि एन एटम इज़ इनडिविजिबल। ड्रॉबैक का मतलब होता है बच्चों कि नुकसान क्या थे, मतलब उनकी पोस्टुलेट्स में कमियां क्या थी, उन्होंने अपने जो पोस्टुलेट्स बना करके दिए उनमें क्या चीज़ गलती रह गई, क्या चीज़ उसमें ऐसी चीज़ें थी कि उन्होंने उन गलतियों को छुपाया, उन्होंने उन गलतियों पर पर्दा रखा। तो वो चीज़ कहलाती है मेरी ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हम इनको बोल देते हैं कई बार। तो अब ये जो पॉइंट्स थे उनमें सबसे पहला ये आया कि एटम जो होता है इंडिविजिबल होता है, बट लेटर ऑन इट वाज प्रूव दैट एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। डाल्टन यहाँ फेल हो गए। डाल्टन ने ये कह दिया कि भाई एटम जो है उसको तुम तोड़ ही नहीं सकते, उसको तुम ब्रेक ही नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे सेंचुरीज बढ़ती गई, जैसे जैसे साल बढ़ते गए, वैसे वैसे एटम को डिवाइड होते करते चले गए इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। ये कहलाए सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। क्या कहलाए ये कहलाए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बोला गया फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोला गया, फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो आप बताएंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन विच इज़ नेगेटिव, प्रोटॉन विच इज़ पॉजिटिव एंड देन न्यूट्रॉन विच इज़ न्यूट्रल। और ये सब किसके हैं, ये सब एक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो पोस्टुलेट गलत हो गया डाल्टन का, क्योंकि डाल्टन ने तो ये कहा था कि डिवाइड हो ही नहीं सकता। लेकिन बच्चों जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, नए साइंटिस्ट आते चले गए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने पाया कि हम एटम को तोड़ पा रहे हैं, हम एटम को ब्रेक कर पा रहे हैं। और जब वो ब्रेक हुआ तो उन्होंने क्या क्या बताया कि ब्रेक होने के बाद हमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला। फिर दूसरा ड्रॉबैक क्या निकला, दूसरी कमी क्या निकली उनकी थ्योरी में कि एटम्स ऑफ द एलिमेंट कैन समहाउ डिफर फ्रॉम ईच अदर। उन्होंने कहा था कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, डाल्टन ने ये कहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, एक्सपेरिमेंट्स होते गए, ये देखा गया कि डाल्टन की थ्योरी का ये पॉइंट हो गया फेल, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के एटम
एक ही एलिमेंट के एटम आपस में क्या क्या पाए गए, अलग अलग पाए गए। किसी एटम का वेट कुछ और निकला, किसी एटम का वेट कुछ और निकला, किसी एटम का मास कुछ और था, किसी एटम का मास कुछ और था, उसकी शेप उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या पाई गई, डिफर पाई गई। तो ये 2 पॉइंट थे जिनके बेसिस पर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये फेलियर भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी कह सकता है आपसे, डिसएडवांटेजेस और फेलियर, और साथ में क्या पूछ सकता है, नेगेटिव पॉइंट्स, और ड्रॉबैक्स हमारा है ही। तो ये चारों नाम एक ही हैं, किसी भी नाम से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए आपको यही वाले दोनों पॉइंट्स वहाँ पर मेंशन करने हैं। अब क्वेश्चन आया कि जब डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई और दूसरे साइंटिस्ट ने आकर के उसमें कमी निकाल दी, तो एग्जैक्टली एटम है क्या, व्हाट इज़ एन एटम एग्जैक्टली। अब वो एटम को डिफाइन किया गया कि जो मैटर है वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, और एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू दी अदर सब्सटेंसेस। इनके साइज़ की बात करें तो इनके एटॉमिक रेडियस को हम मेज़र कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग ही हम इनको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। और इनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो नैनोमीटर में मेज़र की जाती है। अब आप सोचो 1 सेंटीमीटर ही कितना छोटा होता है, 1 मिलीमीटर कितना ज़्यादा छोटा होता है, तो 1 नैनोमीटर तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसमें वैल्यू होती है 10⁻⁻⁹ मीटर। आप मैथ्स में पढ़ते होंगे कन्वर्जन, जब आप कन्वर्जन पढ़ते होंगे तो पावर्स को माइनस और प्लस करना आपने सीखा होगा कि 1 अगर x लिखा है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻⁻1। तो सेम यही चीज़ आपको यहाँ फॉलो करनी है कि 1 नैनोमीटर में आपको कन्वर्जन याद रखना है, ये होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। मीन्स हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁹ मीटर, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनका साइज़ हमेशा किस में मेज़र करोगे बच्चों, नैनोमीटर में। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द स्केलिंग ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एटम ऑफ द या रेडियस ऑफ द एटम, तो आप क्या बताएंगे, नैनोमीटर, कि 1 नैनोमीटर में हम इसको मेज़र करते हैं, और 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁹। ये पावर है, ये एब्रीवेशन नीचे आ गया है, अदरवाइज ये ऊपर लिखा हुआ है ऐसे 10⁻⁹। एटॉमिक रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन, अब देखो ये तो पर्टिकुलर एक रेडियस का हमने दे दिया मेजरमेंट कि आप इसमें मेज़र करोगे, लेकिन अगर मैं एक फिक्स एटम ले लूँ, मैंने ले लिया किसको, हाइड्रोजन को, मैंने हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस काउंट करी तो वो आई 10⁻⁻10 मीटर। ये किसकी रेडियस है, हाइड्रोजन के एक एटम की रेडियस है, जिसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ये याद रहेगी, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। हाइड्रोजन जो है सबसे छोटा एटम है इस अर्थ क्रस्ट पर। अब देखो डायग्राम में भी दिखाया गया है कि ये मैटर है हमारा पूरा, और ये मैटर के अंदर के छोटे छोटे क्या हैं, एटम्स हैं। बहुत सारे एटम्स से मिलकर के ये बना हुआ है, ये सब क्या है, एटम्स हैं। एटम्स की हेल्प से ही क्या बनता है, मैटर बनता है। एटॉमिक रेडियस की मेजरमेंट की बात आई तो हमें कुछ पर्टिकुलर एटम्स के लिए रेडियस याद करनी पड़ेगी, जैसे कि 1/10⁹ यानी कि 10⁻⁻9 किसके बराबर होगी, 1 नैनोमीटर के। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10⁹ इज इक्वल्स टू नैनोमीटर, और ये क्या है, मीटर। तो 1 मीटर में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻9 ऊपर चला जाएगा, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻9 नैनोमीटर। ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्जन की यूनिट हो गई। अब रेडियस आपकी 10⁻⁻10 होती है एटम ऑफ हाइड्रोजन की, 10⁻⁹ होती है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की, 10⁻⁸ होती है हीमोग्लोबिन की, 10⁻⁴ होती है ग्रेन ऑफ सैंड की, 10⁻⁻2 होती है एंट की, यानी चीटी की। चीटी की जो डायमेंशन है वो 1/100 है मीटर में, 1/100 मीटर। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ एन अंट यानी कि चीटी। ये आपको याद करने हैं बच्चों, चारों पांचों एग्जाम्पल्स की रेडियस आपको याद होनी चाहिए। अब कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स हैं एटम्स और एलिमेंट्स के लिए। डाल्टन ने जो सिंबल्स प्रपोज किए थे, सबसे पहले सिंबल्स के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट डाल्टन ही थे। तो डाल्टन ने कहा कि अगर आपको कहीं हाइड्रोजन का यूज़ करना है तो आप उसका सिंबल लिख सकते हैं, दिस इज़ द सिंबल। प्लस लगा दिया उन्होंने एक सर्कल के बीच में, छोटा सा प्लस। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ होता था पुराने टाइम में तो उसको हम हाइड्रोजन कहते थे। अगर कहीं पर गोला भरा हुआ है ग्रे कलर से तो उसको हम कहते थे कार्बन है ये। अगर कहीं पर ब्लैंक है, वाइट कलर का गोला है, तो हम उसको कहते थे ऑक्सीजन है। अगर कहीं पर गोले के बीच में ऐसे वर्टिकल लाइन है, एक पूरी की पूरी डायमीटर बना हुआ है, वर्टिकल डायमीटर, तो वो नाइट्रोजन होता था।
अगर कहीं पर पूरा प्लस बना हुआ है, 2 डायमीटर हैं, तो वो सल्फ़र होता था। अगर कहीं पर वाई बना होता था उल्टा, तो ये क्या कहलाता था? फॉस्फोरस। अगर कहीं पर गोले के अंदर सी लिखा है तो वो कहलाता था कॉपर। कहीं गोले के अंदर एस लिखा है तो वो कहलाता था सिल्वर। अगर कहीं गोले के अंदर जी लिखा होता था तो वो कहलाता था गोल्ड। अगर आई लिखा होता था तो कहलाता था आयरन। अगर सी एच लिखा होता है तो वो कहलाता है क्लोरीन। अगर जेड लिखा है तो वो कहलाता था जिंक। अगर टी लिखा है तो वो कहलाता था टिन। और अगर एल लिखा है तो वो कहलाता था लेड। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं उन सिम्बल्स के जो पुराने टाइम में डाल्टन यूज़ करता था अपनी पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर आ गया, कुछ आईपैक सिस्टम आया और एटॉमिक सिंबल्स आए। तो आईपैक की फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में आती है बच्चों, 1 मार्क में पूछी जाती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या यूज़ रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू दी IUPAC अगर हम देखें, इस शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो सिम्बल्स ऑफ एन एलिमेंट इज ईदर द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट और द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। IUPAC सिस्टम ने ये कहा कि ये जो डायग्राम बनाने वाला सिस्टम है, सिम्बल्स में डायग्राम बनाने वाला जो सिस्टम था, ये इस तरीके से जो अभी हम देख के आए कि टी लिख दिया, आई लिख दिया, या एच जी लिख दिया, या फिर एस लिख दिया, कि ये सिंबल्स को यूज़ ना करके आप क्या करें, पर्टिकुलर नेम के 2 लेटर या फिर 1 लेटर का यूज़ करें। जो अब हम आज के टाइम में ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, जैसे हम पोटेशियम लिखते हैं तो पोटेशियम के लिए के का यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg का यूज़ करते हैं, सोडियम के लिए Na का यूज़ करते हैं, लिथियम के लिए Li का यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन के लिए H का यूज़ करते हैं। तो ये सब कहाँ से आए? ये उनके नेम के फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट 2 लेटर की हेल्प से लिए गए। तो ये किसने बताया था? सबसे पहले IUPAC ने बताया था। इन केस देयर आर 2 लेटर्स देन द फर्स्ट लेटर इज इन अ कैपिटल। अगर हम 2 लेटर का यूज़ करेंगे तो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर आपका स्मॉल होना चाहिए, जिसकी वजह से हम हमेशा ये लिखते हैं, पहला वाला लेटर बड़ा, दूसरा वाला लेटर छोटा। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया बना अकॉर्डिंग टू दी IUPAC फॉर दी नोमेनक्लेचर ऑफ दी सिंबल्स। तो ये देखो, ये आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी IUPAC। IUPAC के अकॉर्डिंग कार्बन को हमने रिप्रेजेंट किया C से, बोरॉन को रिप्रेजेंट किया B से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया O से, सल्फर को S, नाइट्रोजन को N, हाइड्रोजन को H। सारे के सारे जो लेटर हैं फर्स्ट लेटर का हमने यूज़ किया है सिंबल्स को बताने के लिए। लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट, क्या हुआ बेटा? IUPAC एक सिस्टम था, नहीं साइंटिस्ट नहीं थे, IUPAC एक सिस्टम है जिस सिस्टम को फॉलो करके ये नोमेनक्लेचर लिए गए, ये सिंबल्स दिए गए, यानी कि एक क्राइटेरिया है बच्चों, ये एक स्केलिंग है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC जिन्होंने सबसे पहले किसी भी कंपाउंड के या किसी भी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था। ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक काम करती है, जो कंपनी टाइप कह सकते हो आप इसको। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज इन अपर केस। आपका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट वन, कुछ एलिमेंट्स देखो, यहाँ पर हमने वो लिए जिनमें 2 लेटर्स का यूज़ किया गया, जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में Al का यूज़ किया, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। क्लोरीन, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। आर्गन, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। सिमिलरली बेरिलियम एंड लिथियम आर कंटेन्स फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड लेटर स्मॉल। तो ये आ गया हमारे पास। द सेकंड लेटर इज नो वे कनेक्टेड टू द फर्स्ट लेटर। देखो कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है सेकंड लेटर का फर्स्ट से, क्योंकि वो छोटा है और पहला वाला बड़ा है। द सेकंड लेटर इज ऑलवेज इन द लोअर केस, ये हमेशा छोटा ही रखना है, ये IUPAC ने हमें बताया। अब ये देखिए, ये NCERT से ली हुई टेबल्स हैं जो NCERT में मेंशन की गई हैं। समटाइम्स द सिंबल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम। कई बार ऐसा हुआ कि हम उनके एक्चुअल नेम के सिंबल को यूज़ नहीं कर पाए, एक्चुअल नेम के लेटर को यूज़ नहीं कर पाए, तो हमने उनकी लैटिन लैंग्वेज के नेम को यूज़ किया। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एंटीमनी, एंटीमनी एक एलिमेंट है, एंटीमनी का जो ये सिंबल है वो SB है, और जनरली होना क्या चाहिए था? AN होना चाहिए था IUPAC के अकॉर्डिंग, लेकिन AN से कोई भी एलिमेंट नहीं बन पा रहा था, इसीलिए उसके लैटिन लैंग्वेज के नेम का यूज़ किया गया। और लैटिन लैंग्वेज में इसका नाम होता है स्टीबियम, और स्टीबियम का S और BM का B, तब जा करके इसका सिंबल बनाया गया SB। तो बच्चों ये भी आप लोगों को याद करना है, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनके नेम या जिनके सिंबल उनके लैटिन लैंग्वेज के नेम से लिए गए। जैसे कॉपर है,
कॉपर में Cu क्यूप्रम होता है इसलिए Cu लिया गया, गोल्ड का होता है ओरम इसलिए Au लिया गया, आयरन का होता है फेरम इसलिए Fe लिया गया, लेड का होता है प्लम्बम इसलिए लेड लिया गया Pb, मरकरी का होता है हाइड्रागिरियम इसलिए इसका लिया गया Hg, पोटेशियम का होता है कैलियम इसलिए लिया गया K, सिल्वर का अर्जेंटम तो Ag, सोडियम का नेट्रियम इसलिए Na, टिन का स्टेनियम इसलिए Sn और टंगस्टन का वोल्फ्रम इसलिए W। तो ये वो सिंबल्स हैं जो इनके लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, ना कि इनके एक्चुअल इंडियन नेम से। याद रहेंगी ये बातें, हमेशा ध्यान रखना। इनका भी वही केस है कि फर्स्ट लेटर आपको बड़ा रखना है, सेकंड लेटर आपको हमेशा छोटा रखना है। इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, तो आगे की तरफ क्या खुराफाती चलने वाली है कि क्या क्या नई नई चीज़ें आने वाली हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप आ गया एटॉमिक मास। अब क्योंकि जब हम एटम्स पढ़ चुके है ना, अब आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब आप किसी बड़ी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो उसके हर स्केलिंग को याद रखना पड़ता है। यानी आपने एटम पढ़ लिया तो अब इस एटम का अपना कुछ मास भी होगा, उस मास को नाम दिया गया बच्चों एटॉमिक मास। क्या नाम दिया गया? एटॉमिक मास। तो अकॉर्डिंग टू दी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने सजेस्ट किया कि हर एलिमेंट का अपना एक अलग एटॉमिक मास होता है। अब ये बिल्कुल वही लॉजिकल एग्जांपल है कि जैसे हम लोग अपनी बात करें, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सबका डिफरेंट मास होगा या वेट होगा। कोई हैवी है तो कोई थोड़ा कम हैवी है, कोई हेल्दी है तो कोई थोड़ा सा वीक है। सबका मास, सबका वेट अपना अलग अलग है। विद दिस थ्योरी, डाल्टन की थ्योरी के साथ, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कुड बी एक्सप्लेन्ड इजीली। डाल्टन की थ्योरी का यूज़ करते हुए कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ को भी आसानी से एक्सप्लेन किया गया। बट इट इज़ इंडीड डिफ़िकल्ट टू इवेल्युएट द मास ऑफ एन एटम सिंस द साइज ऑफ द एटम इज़ रिलेटिवली स्मॉल। लेकिन सिंगल एटम के मास को डिफाइन करने में प्रॉब्लम आई क्योंकि एक एटम बहुत ज़्यादा छोटा था। अब एक चींटी के मास को अगर आपसे कहा जाए कि आप चींटी का एटॉमिक मास बताइए या चींटी का मास बताइए, तो क्या आप बता पाओगे? बताइए, क्या आप चींटी का मास बता पाओगे? नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी है ना, रिलेटिवली स्मॉल है। आप उसको अगर वेइंग मशीन पर भी रखोगे तो उसका वेट आएगा ही नहीं, इतना छोटा वो वेट है उसका, इतना छोटा वो पार्टिकल हम उसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर साइंस, या जीव कह लो, फिलहाल तो इंसेक्ट है वो। देयरफॉर साइंटिस्ट स्टार्टेड इवेल्युएटिंग द मास ऑफ एन एटम बाय कंपेयरिंग इट विद द मास ऑफ अ स्टैंडर्ड एटम। इसलिए साइंटिस्ट ने एक क्राइटेरिया सोचा। क्राइटेरिया क्या सोचा? कि हम एक फिक्स स्केल ले लेते हैं, हम एक स्टैंडर्ड एटम ले लेते हैं। एक स्टैंडर्ड एटम मतलब ऐसा जिसके बारे में उन्हें नॉलेज थी, जिसके पर्टिकुलर मास के बारे में उन्हें पहले से ही पता था कि हम इस पर्टिकुलर एटम के मास के अकॉर्डिंग अपने किसी भी अननोन एटम के मास को वेरीफाई कर सकते हैं या अननोन एटम के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ऐसा एटम क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड एटम कहलाता है। तो अब ये जो स्टैंडर्ड एटम था उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो ये साइंटिस्ट थे इनका दिमाग ज़्यादा चलता था। हम लोगों के लिए इतने सारे काम बढ़ा दिए हैं इन लोगों ने कि आप याद करते करते थक जाएंगे। अब अगर वो नॉर्मली बताओ, सीधे सीधे मास बता देते सारे एटम्स या एलिमेंट्स के, तो क्या झंझट हो जाता? कुछ भी नहीं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम एक स्केल बना लेते हैं, हम उस स्केल से कंपैरिजन करके ही बताएंगे सारे एटम्स का मास। तो इन्होंने कहा कि 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम वॉज यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ द अदर एलिमेंट्स। इन्होंने ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर लिया कि 1/16 पार्ट ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का जो मास है उसका 16th पार्ट जो आएगा वो अदर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। नाउ कार्बन 12 इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड एटम फॉर कैलकुलेटिंग द मास। आज के टाइम में क्या हो रहा है? आज के टाइम में कार्बन 12 को यूज़ किया जा रहा है, यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। तो कार्बन 12 के एटॉमिक मास को यूज़ किया जाता है फॉर दी स्टैंडर्ड मास फॉर दी कैलकुलेटिंग द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। पहले ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता था, अब कार्बन का किया जाता है। तो दो स्केल बना दिए। वी डिफाइन वन एटॉमिक मास यूनिट इज मास यूनिट इक्वल टू दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है बच्चों, इंपॉर्टेंट है।
आपसे पूछेगा डिफाइन वन एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। A मीन्स एटॉमिक मास में, M मीन्स मास, U मीन्स यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या है कि वन एटॉमिक मास इज द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 of the mass of the one atom of the carbon 12. Relative atomic mass of all elements have been found with respect to an element, an atom of the carbon 12। कि अगर आपको किसी एटम का मास पता लगाना है तो आप कार्बन 12 का मास पता लगा लीजिए, या कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का मास पता लगा लीजिए, उसी के रेस्पेक्टिव आपको मास मिल जाएगा हर एटम का या एलिमेंट का। सो एटॉमिक मास ऑफ एटम इज मेजर्ड इन AMU। अब आपको यूनिट मिल गई कि अगर किसी एटम का मास पता लगाना है तो वो किस में आएगा, kg में नहीं आएगा, जी में नहीं आएगा, यानी ग्राम किलोग्राम में हम मेजर नहीं करेंगे, हम मेजर करेंगे AMU में, विच इज नॉन एज एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारे पास हो गया वन एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन। इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें कि एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैवियर देन 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम। अब मान लो सपोज ये है, मेरे पास एक A है एक B है, दोनों के मास का मुझे पता लगाना है, तो दोनों के जो मास होंगे वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के मल्टीप्लिकेटिव के बराबर होंगे। इसका जो मास आएगा कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के एटॉमिक मास के मल्टीप्लिकेटिव के रूप में आएगा। ऐसे ही B का जो मास आएगा कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के मल्टीप्लिकेटिव के रूप में आएगा, क्योंकि हमें 1/12 से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। सोडियम का जो मास हमने कल यूज किया वो कितना था, 23 था। इट मीन्स दैट सोडियम इज 23 टाइम्स ऑफ द कार्बन 12। यहाँ लिख देंगे हम ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 से कितना भारी है, 23 टाइम्स भारी है। और कार्बन 12 का कितना पार्ट आपको यूज करना है, केवल 12th पार्ट, यानी कि 23 मल्टीप्लाई 1/12 ऑफ कार्बन 12। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ सिंगल सोडियम एटम या एलिमेंट। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के मल्टीप्लिकेटिव में ही क्या आएगा, जैसे मान लो चलो सपोज कि मैंने लिया ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, अभी हम जो यूज़ कर रहे थे 16, तो ये जो 16 है वो कितना है बच्चों, 16th ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12। दिस इज द पर्टिकुलर एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम। ये हमारा ये जो 16 आया है वो ऐसे आया है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ये याद करने हैं बच्चों, आपके इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी कि एटम्स जो हैं वो पर्टिकुलर हमारे पास कुछ ऐसे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, कार्बन का कितना है 12, नाइट्रोजन का कितना है 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। केवल ये टेबल है छोटी सी, आप लोगों को याद हो जाएगी आसानी से, याद कर पाएंगे आप लोग इसको आसानी से। चलिए रिपीट कर लेते हैं एक बार, रिपीट करिए मेरे साथ। हाइड्रोजन का कितना है, कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं और फिर हम इनको बिना देखे रिपीट करेंगे, याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। हाइड्रोजन का कितना 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, सल्फर का, क्लोरीन का। चलिए अब हम इनको करते हैं रिपीट एक बार, ये आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगे। मैं बारी बारी से बोलूँगा, आप लोग मुझे बताएंगे। सबसे पहले बताइए हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, एग्जैक्टली 1। सोडियम का बताइए, सोडियम का 23, सोडियम का होता है 23। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, नाइट्रोजन का कितना होता है 14,
देन आपका सल्फ़र का कितना होता है 32, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो आसान है, टफ तो नहीं है। अब मान लीजिए कि मैंने आप लोगों से कहा कि NaCl का एटॉमिक मास बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? कैसे कर रहे थे कल हम कैसे कर रहे थे? 35.5 तो हो गया, सॉरी 23 तो हो गया बच्चों सोडियम का, और क्लोरीन का प्लस कर देंगे 35.5। जैसे आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा 58.5 इज़ द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ NaCl। लेकिन जब आप किसी कंपाउंड का निकालते हैं तो उसको U लिखते हैं खाली। क्या लिखेंगे? खाली U। किसी एटम के लिए तो आप लिखेंगे AMU, और कंपाउंड के लिए आप क्या लिखेंगे U। मान लीजिए, चलिए सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूँ HCl। आप मुझे इसका निकाल के बताइए कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का मास कितना? एग्जैक्टली हाइड्रोजन का हो गया 1, क्लोरीन का हो गया 35.5, तो ये हो गया 36.6। चलिए एक और बताइए, NaOH बताइए। अब सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का कितना? तो सोडियम का हो गया हमारे पास 23, ऑक्सीजन का बताइए कितना आएगा? ऑक्सीजन का 16, देन हाइड्रोजन का कितना आएगा 1। एग्जैक्टली ऐड करो कितना हो गया 40 हो गया टोटल। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। आप मुझे बताइए इस बार कि मैंने लिया NH4Cl। अब बताइए नाइट्रोजन का आप कितना लोगे? 14, गुड। हाइड्रोजन का कितना लेंगे इस बार? 4 लेंगे। कैसे लेंगे? और 4×1 करके लेंगे, बिल्कुल। प्लस अगला क्या लेंगे? क्लोरीन का 35.5। ऐड करिए कितना हो गया, बोलिए कितना हो गया? एग्जैक्टली 53.5। ये सब किस में आएंगे? यू में आएंगे, यूनिट में आएंगे, जिसको हम बोलते हैं AMU की यूनिट। चलो एक और निकालते हैं ना, फिर हम आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगला आता है मेरे पास NH4OH। करिए। नाइट्रोजन का कितना? हाइड्रोजन का कितना? ऑक्सीजन का कितना? हाइड्रोजन का कितना? टोटल कितना हो गया 55 यूनिट। चलिए वेरी गुड। अब आप लोगों को याद हो जानी चाहिए ये टेबल। तो एटम, कैन एटम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एक क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में बच्चों कि क्या एटम अकेला इंडिपेंडेंटली रह सकता है? तो एटम्स कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, ये आपका आंसर होना चाहिए हमेशा। सो एटम्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस। क्यों ऐसा? क्योंकि एटम्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो आपस में कंबाइन हो जाएं और क्या कन्वर्ट कर लें, या तो मॉलिक्यूल बना लें या फिर आयंस बना लें। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके लास्ट क्लासेस में। अब हमें बात करनी है आयंस के बारे में। आयंस कितने होते हैं? आयंस होते हैं बच्चों दो तरीके के। एक होते हैं कैटियोन या फिर कैटायन, और दूसरे होते हैं एनियोन या फिर एनायन। आप दोनों में से कैसे भी बोल सकते हो, कैटियोन, एनियोन, या फिर कैटायन और एनायन। अब चार्ज देखो, जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? चार्ज्ड स्पीशीज़। क्या होती हैं ये? चार्ज्ड स्पीशीज़ होती हैं। चार्ज स्पीशीज़ मतलब वेदर इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। अब क्योंकि इसका नाम कैट आयन है, तो बिल्ली की आँख कैसी होती है? जब बिल्ली को मारो तो टॉम एंड जेरी में दिखाते थे ना, ऐसी आँख बन जाती थी टॉम की, बन जाती थी कि नहीं बन जाती थी? ये इसके कान और ये इसका मुंह, देखो टंग, ऐसे जीभ निकाल देगा ये बाहर को, जैसे ही इसके ऊपर चिड़िया घूम जाती थी। तो कैटियोन को आप हमेशा याद रखेंगे, टॉम की आँख, और टॉम की आँख होती थी पॉजिटिव, इसका मतलब कैटियोन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अब एनियोन कैसा बचेगा? उसका उल्टा, तो एनियोन कैसा हो गया? निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। याद रहेगी बात?
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूल, ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो अ मॉलिक्यूल इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम्स, मैंने आपको बताया था दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं, दैट कंबाइन केमिकली विद ईच अदर, जो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लें। अब वो केमिकली कैसे जुड़ते हैं वो चीज़ हम आगे देखेंगे। तो दीज एटम्स आर बाउंड टुगेदर बाई सर्टेन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो केमिकली बाउंड करने की बात कर रहे हैं, केमिकली कंबाइन होने की बात कर रहे हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होते हैं। जैसे हम लोगों में होता है ना, दोस्ती हो जाती है, भाई 2 बच्चे या 4 बच्चे या 6 बच्चों का ग्रुप कब बनेगा, जब उनकी दोस्ती होगी। और दोस्ती होना इज़ नोन एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द केमिस्ट्री लैंग्वेज। अगर आप केमिकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम सब लोगों के बीच में भी क्या बना हुआ है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोगों के ग्रुप अलग अलग करवा देता है। जैसे आप लोग देखते होंगे आपके क्लास में कुछ 4 बच्चों का एक ग्रुप अपना होगा, कुछ 6 बच्चों का अपना एक ग्रुप अपना सेपरेट होगा, कुछ 2 बच्चे ऐसे होंगे जो हमेशा ही एक साथ आते होंगे, आज एक साथ ही जाते होंगे। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं बच्चों, वो सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल ओवर द यूनिवर्स हर जगह काम करता है। नेक्स्ट वन की एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। सेम एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं। सेम वाले मिलकर के भी मॉलिक्यूल ही बनाएंगे, डिफरेंट वाले मिलकर के भी मॉलिक्यूल ही बनाएंगे। क्लियर हो गई ये बात। जैसे हमने अभी एग्जांपल्स देखे थे HCl का, NaCl का, NH4Cl का, NH4OH का, तो इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कल एग्जांपल लिए थे H2, Cl2, Br2, I2, तो ये कैसे हैं, सिमिलर एटम वाले हैं। क्लियर हो गई बात। तो सेम एटम भी मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं और डिफरेंट एटम भी मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। देयरफॉर अ मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक जो मॉलिक्यूल हो गया वो पार्टिकल हो गया। भाई वैसे स्मॉलेस्ट क्या है, एटम, लेकिन अगर पार्टिकल की नेचर में हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो पार्टिकल की नेचर में होता है मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम अकेला नहीं रह सकता, लेकिन मॉलिक्यूल अकेला रह सकता है। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि एटम अकेला रह सकता है, लेकिन सॉरी एटम अकेला नहीं रह सकता, लेकिन बच्चों मॉलिक्यूल अकेला रह सकता है। अकेले एटम को भूत खा जाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूल को भूत नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि ये गॉड फादर है। मॉलिक्यूल कौन है, गॉड फादर है, इससे भूत डर के भागते हैं। भूतिया हवेली में अकेला रह सकता है। क्लियर हो गई सारी बातें। एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में एक और डिफरेंस था कि जो एटम्स होते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन नहीं करते, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। दे शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होंगे उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को ये इजीली डिफाइन कर पाएंगे। सो द नेक्स्ट वन इज़ कि यहाँ से एलिमेंट्स की, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। अब देखो जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, उनका क्लासिफिकेशन है। अभी हमने केवल क्या डिस्कस किया, खाली एटम्स या खाली मॉलिक्यूल्स। अब हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में। थ्योरिकली डिवाइड कर रहे हैं अब तो, बस हम इसे पढ़ तो हम चुके हैं। ध्यान से देखो इस चीज़ को, मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ा दिया, H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, Br2 मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल, यानी कि सिमिलर एटम के मॉलिक्यूल मैंने पढ़ा दिया आपको, सिमिलर एलिमेंट से मिलके बने हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर हुई बात। जहाँ पे एक ही जैसे एटम या एलिमेंट्स प्रेजेंट हों उनको हम क्या बोलने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बोलने वाले हैं। और ऐसे वाले जो एग्जांपल्स अभी हमने पढ़ाए हैं, बताओ उनको क्या बोलेंगे। NaOH भी हमने पढ़ा है इसके अंदर, NH4Cl भी हमने पढ़ा है इसके अंदर, NH4OH भी हमने पढ़ा है। इनको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स बोलेंगे। क्लियर हो रही है बात। दो चीज़ें हैं बच्चों, जो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि ये केवल एक ही टाइप के एलिमेंट से बने हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट हों, तो उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स।
डाउट क्लियर हुआ दोनों का? दोनों चीज़ें समझ में आई? क्या मतलब है इन बातों का? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में सिमिलर एलिमेंट होंगे बस, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में अलग अलग एटम्स होंगे, बहुत सारे। यहाँ जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूं तो बताओ ये क्या है, ये कौन से वाले टाइप का मॉलिक्यूल है? एग्जैक्टली और अगर मैं ये लिखूं बताइए। बिल्कुल। और अगर ये लिखा मैंने, और अगर ये लिखा, ठीक है, तो यानी सबको समझ में आ रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट आगे बस ये लास्ट स्लाइड है हमारी, देखते हैं हम इसमें क्या चीज़ है। मॉलिक्यूल्स के साथ साथ उनकी एटोमिसिटी को डिफाइन करने के लिए इस स्लाइड का हम यूज़ करते हैं। ध्यान से सुनना कि ये मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम, ये एक एलिमेंट है पोटेशियम, ये एक एलिमेंट है हीलियम। जब हाइड्रोजन के दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो गए तो वो बन गया मॉलिक्यूल। जब ऑक्सीजन के दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो गए तो वो बन गया मॉलिक्यूल। जब फॉस्फोरस के चार एलिमेंट आपस में कंबाइन हो गए तो वो बन गया मॉलिक्यूल। एटम्स जो थे वो फ्री स्टेट में रह पा रहे थे, फ्री स्टेट में नहीं रह पाएंगे। जो एटम्स हैं वो फ्री स्टेट में नहीं रह पाएंगे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल केवल एलिमेंट और कंपाउंड ही क्या रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी H2 का जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, लेकिन खाली अकेला H अकेला नहीं रह सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। तो ये केवल एक स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं वो एटम्स से ही बने हैं। जब एटम्स कंबाइन हो गए, बहुत सारे इस टाइप से छोटे छोटे एटम्स वहाँ प्रेजेंट थे, तभी जा कर के क्या मिला था हमें, एलिमेंट मिला था। तो ये हमारा था लास्ट पार्ट आज की इस क्लास में, जिसमें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के काफ़ी पोस्टुलेट्स को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पढ़ के आए हैं, और साथ में हमने कुछ एटॉमिक मास याद किए हैं, कुछ एलिमेंट्स के, पर्टिकुलर एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे एटोमिसिटी ऑफ द कंपाउंड्स की या फिर एलिमेंट्स कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड या एलिमेंट की एटोमिसिटी क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं।